हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अरोड़ा क्लासेस में स्वागत है। और मैं हूं राजकुमार अरोड़ा। ये इस बार हम टॉपिक लेकर आए हैं जीएसटी पे। जीएसटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी में इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, सप्लाई। जीएसटी आजकल एक आम सब्जेक्ट हो गया है। हर किसी बिजनेसमैन के लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। हर किसी बिजनेसमैन के लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। जीएसटी के अकाउंटेंट के लिए, टैक्स अकाउंटेंट के लिए, सीए के लिए, टैक्स एडवोकेट के लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। जीएसटी की नॉलेज की जरूरत है। या फिर बिजनेसमैन या जो भी काम करने वाला है, छोटा बड़ा व्यापारी, उसके लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। या फिर जीएसटी के कोई सिलेबस हो जिसका, या कोई कंपटीशन के एग्जाम्स दे रहा हो, या जीएसटी की स्टडी कर रहा हो, कोई कोर्स कर रहा हो, तो उसके लिए भी जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होगी। आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज का इंट्रोडक्शन जीएसटी में हमारा टॉपिक चलेगा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसके बाद कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टैक्सेस हमारे दो तरीके के हैं, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ उसमें। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, और किस तरीके के इनके कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर है। कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन, जिसका इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, जो बियर करता है टैक्स का बर्डन, ठीक है, गवर्नमेंट को देने के लिए, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, दस इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि इसमें टैक्स कलेक्टर कलेक्ट करता है कंज्यूमर से टैक्स, और इन शॉर्ट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। यानी कि वो जो टैक्स का जो बर्डन है ना, उस पर अपने पर नहीं होता है, वो अलग दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देता है। इन शॉर्ट कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। कंज्यूमर से कलेक्ट करता है टैक्स और गवर्नमेंट को दे देता है, अपनी जेब से उसने कुछ नहीं देना। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में होता है। नेचर क्या है? नेचर है द प्रोग्रेसिव नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव नेचर, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पेयर। डायरेक्ट टैक्सेस का सबसे मेन नेचर जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है काफी टाइम से, प्रोग्रेसिव नेचर होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है जिसकी भी इनकम ज्यादा है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जिसकी इनकम कम है, एक टाइम पे तो स्लैब रेट गवर्नमेंट ने दे रखे हैं कि इस स्लैब रेट पे होगा तो उसको टैक्स नहीं देना है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है, जिसकी इनकम स्लैब रेट में आती है, टैक्स नहीं देना है तो उसको टैक्स नहीं देना है। अदरवाइज जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव नेचर। ये डायरेक्ट टैक्सेस में होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? रिग्रेसिव नेचर। ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन irrespective ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। सभी कंज्यूमर, रिग्रेसिव नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर होता है। सभी कंज्यूमर को इक्वली बियर करना पड़ेगा बर्डन टैक्सेस का। अब चाहे जीएसटी हमारी 5% वाली हो, 12% वाली हो, 18 हो या 28 हो, सभी को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सभी को उस पर टैक्सेस इक्वली लगेगा। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसको हमने 28% लगा दिया या 30, 35, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट गुड्स का चलता आ रहा है या सर्विस का चलता आ रहा है, वही रेट एक गरीब पे भी लगेगा, एक अमीर पे भी लगेगा। तो ये है रिग्रेसिव नेचर। इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर रिग्रेसिव नेचर होता है। टैक्स बर्डन, डायरेक्ट टैक्सेस, इट इज बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स का बर्डन पर्सन हिमसेल्फ खुद ही बोर्न करता है, यानी कि टैक्सेस उसी पे लगाया जाता है जिसकी इनकम होती है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में जिसकी इनकम है उसी पर टैक्स लगाना, तो टैक्स बर्डन उसी पर आता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में इट इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन।
तो ये किसी और पर्सन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई सामान लेने जाते हैं, या मैं कोई सामान, मैं दुकानदार हूँ, मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, तो मैंने क्या करा कि मैंने कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करा, जो जीएसटी हो सकती है, कस्टम हो सकती है, या कुछ भी ड्यूटी हो सकती है, तो वो उठा के मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी। तो इन शॉर्ट, इट इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, मैंने किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर दिया है, मैंने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। तो टैक्स बर्डन डायरेक्ट टैक्सेस में उसी पर लगेगा जो टैक्स देना जो जिसकी हम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जो टैक्स देना चाह रहा है, और इस पर उस बिजनेसमैन पर नहीं लगेगा, वो टैक्स को शिफ्ट कर देगा अनदर पर्सन पर। डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो सीधा सीधा किसी की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम एटसेट्रा। जीएसटी एक बहुत ही वाइडली यूज्ड होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो जीएसटी इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जीएसटी ही है जो जो पर्सन पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी कि जीएसटी हमने किसी कंज्यूमर से कलेक्ट करी और सीधा सीधा हमने गवर्नमेंट को दे दी, तो ये जीएसटी है, यानी कि अपने जेब से कुछ नहीं निकाला। नेचर क्या है इसका? रिग्रेसिव नेचर। ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर्स द बर्डन। जीएसटी में क्या होगा? सारे सारे कंज्यूमर्स इक्वली बियर करेंगे बर्डन। 5% ऑफ गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 5% सबको टैक्स लगेगा, देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। ऐसे ही 12, 18, ठीक है, या फिर 28%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सेंट्रल लेवीज विच आर सब्सम इन जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या टैक्सेस जो है जीएसटी में सब्सम हो गए, यानी कि ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी में आ गए और जो सेंट्रल लेवी के थे, सेंट्रल थे। द सेंट्रल लेवीज विच आर सब्सम इन जीएसटी आर एज अंडर। सेंट्रल के जो टैक्सेस थे, आपको पता है दो गवर्नमेंट के लेवीज हैं, सेंट्रल और स्टेट। तो सेंट्रल के टैक्सेस अलग सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन से थे जो अब जीएसटी में आ गए, जो पहले थे? तो सेंट्रल लेवीज विच आर सब्सम इन जीएसटी आर एज अंडर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, जो अब सीधा सीधा जीएसटी में आ गई है। सर्विस टैक्स 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं आई थी, तो उस समय सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स था, वैट था। तो सर्विस टैक्स सेंट्रल टैक्स में आता है, तो सेंट्रल टैक्स का सर्विस टैक्स अब जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एटसेट्रा। एक्साइज ड्यूटी जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के थ्रू है, वो भी अब जीएसटी में आ गई। सीवीडी, स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी एक बहुत कॉमन सा वर्ड था उसमें, सेंट्रल सेल्स टैक्स जीएसटी से पहले, सीएसटी जिसे कहते थे। सीएसटी मतलब अगर हम गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते थे तो सीएसटी लगती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल लेवी का टैक्स था जो अब जीएसटी में आ गया। और आखिरी में आता है सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सेंट्रल सरचार्ज वगैरह सब अब जो सेंट्रल के टैक्सेस थे जीएसटी में आ गए हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बताता हूँ कि स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस थे। तो स्टेट लेवीज विच आर सब्सम इन जीएसटी, स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस थे जो अब जीएसटी में सब्सम हो गए, यानी जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। तो द स्टेट लेवीज विच आर सब्सम इन जीएसटी आर एज अंडर स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई एंड सर्विसेज। स्टेट के सरचार्ज और सरचार्ज एंड सेसेस जो सप्लाई और सर्विसेज से रिलेटेड थे, वो सब अब स्टेट के जीएसटी में आ गए। एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय द लोकल बॉडीज। एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट लेवीज स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, वो अब जीएसटी में आ गया। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैमलिंग, इन सब चीज़ों पे टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, अब जीएसटी में आ गया। एंटी टैक्स ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स, एंटी टैक्स जो पहले चलते थे, वो सब अब जीएसटी में मर्ज हो गए।
वैट सेल्स टैक्स, सबसे मेन चीज जो बहुत कॉमन थी बिजनेसमैन के लिए, वैट सेल्स टैक्स जिसे कहते थे, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट का था वो अब जीएसटी में इंक्लूड हो गया है। ऐसे ही लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, तो ध्यान रखना कि कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं कि इनमें से कुछ के जवाब देने हैं आपने, तो आपने इनमें से कुछ दो तीन के जवाब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आ जाता है, तो आप उसका भी रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सप्लाई किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ सप्लाई, कि जीएसटी में जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि सप्लाई किसे कहते हैं तब तक हम उस पर जीएसटी नहीं लगा सकते हैं। जीएसटी में सप्लाई का बहुत वाइड मीनिंग यूज होता है, तो मैं इसको समझाता हूँ। एज पर सेक्शन 7(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 द टर्म सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, all forms of supply of goods and services or both such as a sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of the business. सप्लाई में वो सभी चीजें, गुड्स और सर्विसेज जो सेल से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये सभी जो सभी चीजें जो कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, किसी जो हम ये चीजें किसी को दे रहे हैं उसके बदले कोई चीज मिलना, उसे कहते हैं कंसिडरेशन इसके बदले, इन द कॉज ऑफ फर्दरेंस ऑफ सप्लाई बिजनेस, और बिजनेस में यूज करने के लिए। इन शॉर्ट, अगर हम कोई सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं या बार्टर एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल कर रहे हैं, उसके बदले कुछ दे रहे हैं और बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज सप्लाई है। The activities or transactions by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payments or other valuable consideration. कोई एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन जो हम इंडिविजुअल्स को या किसी मेंबर्स को या इसके उल्टा हम दे रहे हैं कैश में या फिर डेफर्ड पेमेंट्स में या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन में, तो वो भी सप्लाई है। कैश में का मतलब कोई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कैश में, या डेफर्ड पेमेंट जो हमने अभी देना है या बाद में देना है उसका, या फिर उसके बदले हमने कोई चीज देनी है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन देनी है, तो वो सब चीजें सप्लाई है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इम्पोर्ट सर्विस की इम्पोर्ट करना, तो ये सब चीज सप्लाई है। The activities specified in Schedule First made or agreed to be made without a consideration. कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जो हम मेड विद आउट अ कंसिडरेशन, अगर हम कोई बिना कंसिडरेशन के भी जो काम करते हैं, यानी कि अगर हम जनरली ऐसा होता है कि अगर मैंने माल बेचा है तो उसके बदले मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है, कैश मिल रहा है, या मैं उससे बाद में पैसा लूंगा, या चेक मिलेगा, ठीक है, या बिल्स रिसीवेबल मिलेगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बिना कंसिडरेशन के भी उसका सप्लाई मान लिया जाता है। एज पर सेक्शन 7(1)(a), certain activities or transaction when constitutes a supply in accordance with the provisions of the section 7(1) shall be either a supply of goods or supply of services as referred to in Schedule 1. कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ एक्टिविटीज जो सप्लाई होती है सेक्शन 7(1) में, शैल बी आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2, उसको सप्लाई, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सप्लाई ऑफ सर्विस हो, उसे हम सप्लाई मान लेते हैं एज पर सेक्शन 7(1)(a) एंड एज पर सेक्शन 7 फर्स्ट। सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ सप्लाई ऐसी होती है कि जो बिना कंसिडरेशन की होती है, यानी कि उसके बदले हमने कुछ नहीं लिया, फिर भी वो जीएसटी के अंदर सप्लाई मान ली जाती है, उस पर टैक्स लगता है और गवर्नमेंट को वो टैक्स हमें देना पड़ता है, चाहे हमने वो आगे से कलेक्ट किया हो या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। As per Section 7(c) of CGST Act 2017, the activities specified in Schedule First made or agreed to be made without consideration shall be treated as supply. The Schedule First specifies the following 4 cases.
CGST एक्ट 2017 कहता है कि शेड्यूल फर्स्ट में कुछ चीजें, कुछ सप्लाई ऐसी होती है जो विदाउट कंसिडरेशन की होती है, ठीक है, तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाता है। द शेड्यूल फर्स्ट स्पेसिफाई द 4 केसेस, इसके 4 केसेस है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट्स वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अगर हमने किसी एसेट का इनपुट टैक्स ले लिया है, पहले इनपुट टैक्स ले लिया है और बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बदले हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसे हम सप्लाई मानेंगे और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि उस चाहे उसके बदले हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ between related persons or between distinct persons as specified in section 25 of the CGST Act 2017 when made in the course of furtherance of business. However, gift not exceeding 50,000 value in the financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services in both. Supply of goods or services or both between related person. अगर कोई related persons है, अगर रिलेटेड पर्सन्स के बीच में कोई या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी 2017, अगर कोई रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हो रही है, ठीक है, और रिलेटेड पर्सन में क्या आते हैं, जैसे कि अपना रिलेटेड पर्सन्स में हावर गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 वैल्यू फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। 50,000 से ऊपर का 50,000 रुपये 50,000 रुपये तक का गिफ्ट अगर कोई एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगी, उससे ऊपर के में से रिलेटेड पर्सन माना जाएगा और उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी देनी पड़ेगी। रिमेंबर, नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जब हम सप्लाई करते हैं प्रिंसिपल, जब कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को करता है, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य विक्रेता अपने एजेंट को करता है सप्लाई, और सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और अपने प्रिंसिपल एक बिजनेसमैन है, अपने एजेंट को सप्लाई करता है कि भाई तो आगे माल बेचियो, ठीक है, तो वो सप्लाई मानी जाएगी चाहे वो एजेंट को ही कर रहा है और उस पर जीएसटी अप्लाइड होगी। by an agent to his principal whether the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal। और ऐसे ही इसका रिवर्स, कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स दे रहा है तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी जीएसटी में और उस पर जीएसटी लगेगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन्स और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, बाहर से अगर कोई सर्विस ले रहे हैं बाहर से, यानी कि अगर हम इंडिया में, इंडिया से बाहर से कोई सर्विस ले रहे हैं और रिलेटेड पर्सन्स फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसका, तो ये सप्लाई मानी जाएगी, उसमें जीएसटी अप्लाइड होगी। अभी तो ये थ्योरी, प्योर थ्योरी है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब समझाऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा कि सप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज ये वीडियो इतना ही ख़त्म करता हूँ। इस पर आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मेरे देखते रहिए। आगे आने वाले टाइम पे मेरे वीडियो अकाउंटेंट की जॉब के लिए, जो भी अकाउंटेंट की जॉब करना चाहता है या टैक्स अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए वीडियो बहुत गेनफुल होंगे। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो अकाउंटिंग से रिलेटेड आएगा। जनरली मेरे वीडियो बनेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैली प्राइम, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड बनेंगे, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे गेन करके वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने 22 ईयर्स 22 साल में गेन करे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर। तो थैंक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।